इंडियन अचीवर्स के सभी दोस्तों को हमारा एक बार फिर अभिनंदन, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये जो इंडियन अचीवर्स यूट्यूब का चैनल है, इसमें हमारे दिन-रात नए-नए मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है और इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और जैसा कि आपको मालूम है, कभी हाल ही में भारत में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और उसमें विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था और उसका असर ज्यादातर भारत के चुनावों पर पड़ा है, ये साफ दिखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि भाजपा के गढ़ में इस बार बेरोजगारी ने अपना अलग किस्म से असर दिखाया है। जहां भाजपा सोच रही थी कि 80 में से 70-75 सीटें जीत कर ले जाएगी, लेकिन उसकी इस सोच पर इतना तगड़ा कुठाराघात हुआ कि वो सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। हालांकि योगी जी और मोदी जी लगे हुए हैं इस बात पर कि क्या विश्लेषण किया जाए, इसमें हम कहाँ कमी रह गई, उसको लेकर काफी हद तक उनकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये जो मुद्दा था बेरोजगारी का, इसका उत्तर प्रदेश में काफी असर रहा। ये इस बार के चुनावों में साफ झलक कर आ गया और कहते हैं कि इस मुद्दे की वजह से भाजपा को अपनी सारी अब आगे की रणनीति को बदलना पड़ेगा और इसी वजह से आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश में एक तरह से बोलती बंद हो गई है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर अपना आज का विषय है कि ये क्या सही है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगार संगठन है जिसका नाम है बेरोजगार BATET संगठन, जिसमें हजारों बेरोजगार सदस्य हैं और उसके महासचिव सुधीर सिंह जी और एक उत्तर प्रदेश की बेरोजगार महिला रेणु प्रजापति हमारे साथ हैं, जी, जो नमस्कार। अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखेंगे और ये बताएंगे क्या वाकई ही इस बार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसकी वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। तो सुधीर जी, मैं आपसे ही पहले जानना चाहूंगा कि आपको ये संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी और आप बेरोजगार हैं या नहीं हैं, आपकी क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या स्थिति है और क्या वजह रहे जिस वजह से आपने ये संगठन बनाया। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने साथियों की बात रखूंगा, जी क्योंकि जब समाजवादी सरकार थी पूर्व में, उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो वो उसने हमसे वादे कर रखे थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे और आप सब लोगों का निराकरण सबसे पहली प्रायोरिटी पर करेंगे। ये उनके प्रॉमिस थे। पूर्व में हम समाजवादी पार्टी के विरुद्ध धरने में बैठते थे, तो इनके उच्च पदासीन नेता हमारे धरने में आके हमसे बैठ के प्रॉमिस करते थे कि आप हमारा सपोर्ट करिए, आपके लोग हमारे सपोर्ट करें, तो हम बिल्कुल सत्ता में आते साथ सबसे पहले नंबर पर बीएड टीईटी से संबंधित जो प्राइमरी भर्ती थी 72,825, हम उसका निराकरण अवश्य कर देंगे। और इस सब के वादे के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगारों ने पूरी तरीके से बीजेपी का सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह जैसे भी हो सकता था सड़कों पर पूरा समर्थन किया और वो सत्ता में आई। इसके बाद जब उन्होंने अनदेखी की हम लोगों की, तो हम लोगों ने फिर एक इको गार्डन में बहुत विशाल प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद एक हाई लेवल कमेटी गठित करी और उस कमेटी से हमारी 2 मीटिंग हुई। तीसरी मीटिंग के बाद उन्होंने आज तक ये जवाब देना उचित भी नहीं समझा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मीटिंग कराई गई थी, कमेटी रखी गई थी, उसका क्या हल निकला। तो 2019 में फिर हमारे संगठन ने समझ लिया कि बात यूं नहीं बनने वाली। तब हमारा संगठन जो है
तो एकत्र होके सारे बेरोजगार भाई बहन पूरे उत्तर प्रदेश के बीएड कितने कितने सदस्य हैं अभी आपके संगठन में? एक संगठन बनाया, रजिस्टर्ड संगठन बनाया और फिर कितने अपने आप सदस्य को हैं? दोबारा धरना प्रदर्शन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक बड़ी शिद्दत से लड़े और आज भी हम हाई कोर्ट में हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी इस तरीके से है कि ना तो कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए राजी है और ना ही कोई मंत्री स्तर का कोई बड़ा नेता हम लोगों के पास। जिन लोगों ने वादे किए थे जब हम उनके पास जाते हैं तो वो एकदम कन्नी काट जाते हैं, मिलने से ही तो इनकार सुधीर कर जी, देते आपके आपके इस संस्थान में, आपके इस संगठन में कुल मिला के कितने सदस्य हैं? हैं। लगभग सर मेरे उसमें 1 लाख के ऊपर सदस्य हैं इसमें। और तो बहुत ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है या ये उत्तर प्रदेश से बाहर भी है? सर ये मेरे उत्तर प्रदेश से ही सीमित है। ये बताइए आप कि ये जो, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, मेरा नॉलेज तो सिर्फ अखबारों के माध्यम से ही है, कि ये समस्या तो मायावती जी के शायद काल में शुरू हुई थी या समाजवादी के 20 पुरानी समस्या है, या 2011 के 12 के आसपास की? सर ये 72,825 पद जो है मायावती सरकार ने निकाले थे जी और साथ में उन्होंने एक चेंज लाए थे कि बीएड भर्ती जो बेसिक में भर्ती जो होगी बीएड वालों की, उसमें टीईटी शुड बी मस्ट, मतलब टीईटी कराएंगे। जी और जब टीईटी का वो आया हम लोगों ने एग्जाम दिया और उसकी मेरिट के बेसिस पर भी जो होना इसमें सिलेक्शन होना। तो इसका मतलब मायावती जी ने ये अपॉइंटमेंट नहीं किया आपका? ना सर, नहीं किया। तो उसके जी बाद नहीं। किसकी सरकार आई? इसके बाद अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी सरकार आई अखिलेश जी और की सरकार समाजवादी लगभग 10 साल चली। कितने साल चली अखिलेश जी की सरकार? उसके बाद सरकार 5। 5 साल चली। तो 5 साल में आपने ऐसा क्या किया जो जिससे वो सरकार आप लोगों को ये सब कुछ देती जो आप चाहते थे? कुछ नहीं किया आपने? सर उस टाइम तक मामला कोर्ट में पहुंच गया था। अब जी कोर्ट में पहुंचने के बाद तो मामला फंसा रहा। सरकार के प्रतिनिधियों से बीएड के जो और भी लोग थे वो मिले, तो जी। सरकार का जो रवैया था वो बेरोजगारों के प्रति बड़ा रूखा था। तो सबकी मार हम सब लोगों ने बहुत बुरी झेली। आज कई वर्ष हो गए हैं और तो ये अब मामला मुझे, वहां। सुधीर सुधीर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आपने खुद ही अभी कहा कि सरकार का रवैया, समाजवादी सरकार का रवैया बड़ा ढीला-ढाला था। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर मान लो, मुझे नहीं पता, ये आपका अधिकार है विरोध करना, किसी भी पार्टी का या सरकार का विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है और वो होना भी चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए, मैं एक आम नागरिक की तरह आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि एक सरकार जो आपने ही कहा है कि समाजवादी थी और उन्होंने आपकी सहायता नहीं की, इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, उसके बाद उसी को आपने अब फिर वोट दे दिया, उससे क्या होगा? सर, मतलब सर वहां अब आपने उन्हीं को तो जिताया है जिन्होंने पिछले 5 साल आपको, आपकी कोई सहायता नहीं की। तो उससे क्या कोई बदलाव की अपेक्षा है आपको? सर वहां पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से ये कहा था कि उन्होंने जी, एक भर्ती और निकाल दी थी इसी के पैरेलल। उस टाइम तक ये जी, मामला जो है 72,825 जो पुराना वाला विज्ञापन था ये कोर्ट में था। तो उन्होंने जी, कहा हम नया वाला भी करेंगे और पुराना वाला भी करेंगे। लेकिन जी। चूंकि कोर्ट में 2015 तक फंसे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद उनकी सरकार चली गई। तो बट 2015 में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? कोर्ट ने सर टीईटी मेरिट को सही माना और एज पर टीईटी जो है सिलेक्शन कर दिया। बट वहां पर कुछ गलत लोगों ने फर्जी मार्कशीट बना के फर्जी कई अधिकारी भी उसमें लिप्त होंगे, 100% लिप्त होंगे जी, उसमें वही मैं सर। जानना चाह रहा था कि क्योंकि मैंने ऐसी खबरें पढ़ी थी कि उसके अंदर कुछ किन्हीं लोगों की संलिप्तता के कारण बहुत बड़ा घालमेल था। अ, ऐसे भी एलिगेशंस लगे कि पैसा वगैरह चला उसमें और गलत डिग्रियाँ और गलत नामों से लोग, ऐसे भी लोग थे जो एग्ज़िस्ट नहीं करते थे और झूठे नामों से। तो वो सब जो इतना बड़ा घाल-मेल हुआ, मेरी तो सहानुभूति है आपके साथ कि आपके साथ ही ऐसा हुआ।
पर आप मेरे को ये बताइए, अगर आप सरकार में होते तो आप क्या करते? क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? वो तो अब जो 15 में कोर्ट से निर्णय आने के बाद सरकार को चाहिए था कि वो उसके ऊपर काम करती। पर हो सकता है वो इतना अनमैनेजेबल हो वो चीज़ें कि वो हो ही ना पा रहा हो, और उन्होंने दोबारा से वो पोस्टें निकाल दी और दोबारा से आप लोगों ने अप्लाई करके उसमें आ जाते। सर दिक्कत की मूल वजह ये नहीं है, दिक्कत की मूल वजह ये है कि जब आपसे कम मार्क्स वाले हजारों लोग एंट्री पा सकते हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि नहीं? तो अच्छा, ऐसे लोगों ये सुधीर जी ये बताइए कि आज की डेट में ऐसे कितने कुल मिलाकर कितने बेरोजगार हैं, और वो जो कितने साल से हैं, और उसमें और संख्या कितनी बढ़ गई है, और सरकार ने कितनों को रोजगार दिया? सर, मैं बात उसी विज्ञापन की करूंगा, आज संख्या कितनी हो गई, लेकिन हमारी संख्या 1 लाख के नियर अबाउट है, और उस टाइम की बेसिक में लगभग 2.5 लाख से ऊपर पद खाली भी थे। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार और इन्होंने जो मॉल प्रैक्टिस की, उसके अनुसार कई लड़के ऐसे हैं जो 90 नंबर वाले भी सर सिलेक्शन पा गए, और 112, 115, 116 नंबर वाले आज भी बाहर धक्के खा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि कई फिर कई हम सर, एक इसको सेकंड थोड़ा सा, सर, एक सेकंड, आपने बताया कि कई लाख हैं आपके मेंबर, तो ये बताइए कि और सीटें आपने बताया कि लाख से ज्यादा अभी खाली पड़ी हैं, तो कुल कितने स्कूल हैं अभी ऐसे उत्तर प्रदेश में जिनमें टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, और उसमें अभी काफी वैकेंसियां खाली हैं? इस टाइम तक तो बीच में काफी बार प्राइमरी की भर्ती हुई, और आप यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फाइनल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये एज पर टेट मेरिट हमने करा दिया, और जो न्यू एड दोबारा जो दूसरी भर्ती अखिलेश जी ने निकाली थी 72,825 की, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी, और उसी को लेके हम लोग जो है इस भाजपा सरकार के पास पहली बार गए थे। तो आप ये बताइए, लिबर्टी का सेंस क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए कि भर्ती ना तो करें? नहीं, ठीक है रेणु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप भी इसी सारे सिस्टम में परेशान हुई, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपकी भी यही है मामला, या कोई और डिफरेंट है आपका? यस सर, यही मामला है। यही सर है। सबसे पहले तो मैं आपको अब ये और इस चैनल को बताइए, धन्यवाद आप ये बताइए कि देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो अब पढ़ लिए आप, लिख लिए आप, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में पहुंच गए आप। एक स्त्री होने के नाते आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस सब का? सर, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है। हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया, हमारे हस्बैंड ने भी हमारा सहयोग किया, पढ़ाया, और हमने 2011 में ही बीएड किया, और पहली बार उस टाइम टेट की परीक्षा करवाई गई सर, और उसमें भी हम लोग क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड होने के बाद भी आज हमारी ये दशा है, आज 12-13 साल होता जा रहा है हमको ये संघर्ष करते हुए। ऐसा कौन-सा गुनाह हो गया बीएड करके हम लोगों से, ऐसा मुझे आज तक समझ नहीं आया। इतने धरने किए, लाठियाँ भी खाई, नंगे पैर गरम सड़कों पे भी चले, हर तरह से संघर्ष किया गया, सरकार से इतनी गुहार लगाई, लेकिन हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। अब इसमें हमारी क्या इतनी बड़ी दोष है, कौन-सा गुनाह हो गया कि सरकार हमारी बात को ना तो सुनना चाहती है, ना समझना चाहती है। रेणु जी ये बताइए, देखिए आपने बीएड किया और आप एक टीचर बनना चाहते थे, पर पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो सदा से है, सदा रहेगी। अगर हमें मनवांछित जॉब ना मिले, हम टीचर बनना चाहते थे, तो बाकी दुनिया में हम देखते हैं कि भाई दूसरी कोई जॉब कर लेंगे हम। कोई ज़रूरी तो नहीं है हम पूरा जीवन एक उसी के पीछे भागते रहेंगे। बहुत सारी नौकरी और हैं, चलो थोड़ा कम पैसे की कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे की कर लेंगे। क्या आप लोगों ने कोई इस तरह का प्रयास किया? क्योंकि कारण ये मेरा सवाल इसलिए है कि मेरे पास जो डाटा है, फॉर्ब्स का डाटा है ये, 2011 में जब आपका ये झगड़ा शुरू हुआ, 5.43 बेरोज़गारी दर थी। और आज 2024 में जब आपने एक निर्णय लिया कि आप सरकार को बदलेंगे, 2024 में 6.57 बेरोज़गारी दर है। और इसके बनिस्बत जब समाजवादी की सरकार थी वहां पे, तो ये बेरोज़गारी दर
4 से लेके और 5.34 ये इसी तरह रही। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अमेरिका में बेरोजगारी दर 4% है, जी हमारे भारत में इतना बड़ा देश है तो 5-6% है। तो इतनी तो कोई बड़ी मारामारी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा अंतर हो कि 25% बेरोजगारी हो गई है देश में और हाहाकार मच जाए। नहीं तो सर, इनका तो कंसर्न अपने आप से सर, है। बेरोजगारी की मारामारी तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं ये कह यहाँ रहा हूँ पे ना, तक जी, जो आप कह रहे हैं कि इनका मसला अपने से है, मेरा मसला डिफरेंट ये है कि अगर एक टीचर की प्रॉब्लम है, टीचर की जॉब नहीं मिल रही हमें, तो फिर हम दूसरी जॉब ढूंढ लें। बेरोजगारी इतनी तो अधिक नहीं हो गई कि नहीं, वो दूसरी बिल्कुल, कोई जॉब हमें वो नहीं। तो मैंने भी कहा, लेकिन ये भी है कि भाई कुछ तो टीचर्स की भर्तियां पूरी करते वो। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनका कहना ये है। और आज इनकी तादाद बढ़ती जा रही है सदस्यों की, क्योंकि बेरोजगारी इनकी किसी को भी भर्ती नहीं दे रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ सुधीर जी? कोई भर्ती हुई है टीचर्स की? कोई 1 या 2 या लाख हजार कोई हुई है क्या भर्ती? सुधीर जी, जी सर। आप बताइए कि पिछले बिल्कुल 8-10 सही। साल में कितनी भर्ती हुई है? सर आपका कहना एकदम सही है। नो डाउट कि हमें और भी फील्ड में ट्राई करना चाहिए। और आज इतने वर्षों बाद 2011 से लगभग 13 वर्ष बाद तो कई लोग अपनी एज को भी पार कर चुके हैं। जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। अब जी तक कोई खाली तो बैठा नहीं होगा, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करता है। जी बट हमने अगर अपना पैसा लगा के एक शॉप खोली तो इसमें सरकार का रोजगार का क्या? ये तो स्वरोजगार हुआ। तो सरकार जो अपने आंकड़ों को पेश कर रही है वो स्वरोजगार को भी रोजगार में काउंट कर रही है। वो उसने कहाँ दिया? आप ये बताइए। विगत पिछले 1 वर्षों से एक भी भर्ती आप बता दीजिए जो क्लियर होके निकली, या तो वो कोर्ट में फंस गई। लेटेस्ट मामला भी नीट का है, जिसमें अच्छा, नेगेटिव मार्किंग होती है और 720 उसकी टोटल स्कोरिंग है। तो या तो अच्छा 715 सुधीर जी ये बताइए, सुधीर जी ये बताइए कि इस 10, 11, 12 सालों में ये जो एक भी भर्ती नहीं हुई, इससे बेरोजगारों पर क्या असर पड़ा? क्या उन्होंने सुसाइड्स करी, या वो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, या उन्होंने दूसरी जॉब्स ज्वाइन करी? कितना कितना गहरा असर पड़ा वो बताइए जरा। सर कोर्ट के इंतजार में, फैसले के इंतजार में मेरे ही संगठन से 100 से ऊपर भाई बहन जो है स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं हम ये लड़ाई जीत के क्यों लड़ रहे हैं और फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सर मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ? हमारी जब एज और टीटी की वैलिडिटी खत्म हो गई तब ये कहते हैं कि आप पैसे ले लो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिबर्टी है। दूसरा, कम नंबर वाले नौकरी पा गए, ज्यादा नंबर वाले बाहर हैं। तीसरा, सबसे अजूबी बात आपको मैं बताता हूँ, 96 मेंबर ऐसे हैं जो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेसिक भी फुलफिल नहीं करते। उनको कैसे सिलेक्ट कर लिया गया? उनको क्यों नहीं बाहर किया गया? और आज भी वो लगभग 7-8 साल से सर्विस कर रहे हैं। ऐसे 96 लोग जो इसमें पात्र ही नहीं थे, वो कैसे सर्विस कर सकते? तो तो इतनी कोर्ट बड़ी क्या अनदेखी कहता है? करने की कोर्ट जरूरत क्या नहीं। कहता है आपका? एक पढ़ा लिखा युवक हमेशा ये सोचेगा कि बिल्कुल हमारे साथ न्याय होना चाहिए। बस ये जिद और सम्मान की लड़ाई। नहीं तो कोर्ट क्या कहता है आपकी केस को लेकर? आप उच्च न्यायालय में गए हुए हैं, वहां पर कोर्ट क्या कहता है? उसने कोई निर्णय दिया? कोर्ट ने सर जो है नोटिस इशू कर दिया है। 3 पार्टियां हम लोगों ने बनाई हैं। एक वो 96 नंबर वाले, और एक सरकार को, और एक जो मॉल प्रैक्टिस में लोग थे उन्हें। तो अभी भी वो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी सरकार कोर्ट सर में, पर जवाब देना भी उचित नहीं समझती। नहीं अभी कोर्ट में है वो केस। जी सर। तो कोर्ट में सरकार जाती नहीं जवाब लेकर? सर बिल्कुल जवाब देना नहीं चाहती, वो हर मामले को लिंगर ऑन करना चाहती नहीं है। तो लेकिन लेकिन सरकार तो कोर्ट को तो कोई भी अवमानना नहीं कर सकता ना। अगर कोर्ट उनको बुलाएगी तो उनको तो जाना ही पड़ेगा कोर्ट में, जवाब तो देना पड़ेगा। बेरोजगारों की 2-2, 3-3 महीने की अगर डेट 3 साल में 4 या 5-6 डेट लगे तो सोच लीजिए कि मैं कोर्ट में क्या उंगली उठाऊं। संविधान में जी सबका विश्वास है, तो हमारा फिर भी है। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, लाठियां खाई जाने दी, तो आप लोग ऐसा संघर्ष या आंदोलन क्यों नहीं करते? नहीं मैंने वो सर तो बिल्कुल वो सब हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और निश्चित ही हम सब उन्हीं कदम पे चलेंगे और शांति स्वरूप चलेंगे। विरोध भी जी हमारा पढ़े लिखों जैसा है।
तो आपने तो कभी दिल्ली की तरफ कूच किया क्या, नहीं किया? अब तो मोदी यस जी सर, की एक बार तीसरी दिल्ली में टर्म भी है। धरना दिया, दिल्ली में भी हम लोगों ने लाठियां खाई हैं सर। अच्छा, दिल्ली में भी कब हम लोगों ने कूच किया, दिल्ली में भी लाठियां खाई हैं। कब की बात है ये? लाठियां बहुत खाई हैं सर, मैंने बहुत लाठियां खाई। सच में कब की बात है ये? सर 2016 में भी हम लोगों ने धरना किया। तो अच्छा, तो ये बताइए रेणु जी, ये जो आपको लगता है सीरियसली कि भाई आपके संगठन ने जो अपोजिशन दिखाई है उससे यूपी के इलेक्शन पे प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रभाव पड़ा। पड़ा है। दूसरा कितना छोटा प्रभाव सा पड़ा सवाल होगा? आपसे रेणु जी वही है जो मैंने सुधीर जी से पूछा था। आप क्या सोचते हैं कि रोजगार देने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी है? सामाजिक संस्थान, समाज या हम खुद उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है? सर सर हमारी बिल्कुल आपका सब जिम्मेदारी तो होती है अपना क्वालिफिकेशन पूरा करना। क्वालिफिकेशन पूरा किया, जो भी सरकार हमसे डिमांड करती रही कि आप ये वैकेंसी फिल कीजिए, आप ये एग्जाम पूरा कीजिए, वो सारी चीजें हम लोगों ने किया। तो फिर अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सर बहुत गौड सारी साहब, हमारी गौड साहब, बहनें ऐसी हैं इस सर, बहुत मामले में तो सारी मैं ऐसी इनके हमारी साथ हूँ, बहनें हैं आपके साथ नहीं जिन्होंने हूँ। अपने मैं मंगलसूत्र तलक, मंगलसूत्र बेच के पढ़ाई को पूरा किया। तो अब सरकार की जी। जिम्मेदारी कैसे पूरी नहीं हुई? गौड साहब, आप तो सरकार को डिफेंड करे जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, हर आदमी खुद ही अगर करना लगेगा तो फिर तो चल दिया इस देश का काम। नहीं फिर देखिए सरकार को हम ऐसा वोट है, भी दे रहे हैं, उनको ऐसा सत्ता में भी ला रहे हैं। उन्होंने हमसे ऐसा मांगा कि हमें वोट दो, हमने वोट दे दिया, नहीं उनको ऐसा सत्ता में है, ले आए। नहीं तो ऐसा उनका भी है, कुछ फर्ज बनता है सर। नहीं ऐसा है गुप्ता जी। पहली बात तो क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर वो होता तो शायद अपनी बात हाँ, कह पाता। ये बात बिल्कुल ठीक ये है। सिर्फ अभी एक तरफा बात हम सुन रहे हैं, और जो नेचुरल हमारे मन में सवाल हैं, अगर वो अपने इन भाइयों से नहीं पूछेंगे तो भी कठिन हो जाएगा मामला। जी बिल्कुल ठीक तो है। हमारा कहना सिर्फ, मैं तो जनरल वे में कह रहा हूँ, मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं तो चाहता हूँ इनको कल जॉब मिल जाए। पर मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, पर समस्या को जानने के लिए हम ये ज़रूरी मानता हूँ मैं कि हम इनसे ये जानना चाहता हूँ, यंग लोग हैं ये बिल्कुल, कि भाई सिर्फ सरकार कैसे इतने लोगों को, करोड़ों युवा हैं देश में, सिर्फ सरकार, आप लोगों की ये जो मान्यता है, क्या हमें इसको बदलना नहीं पड़ेगा नहीं देश नहीं में? सर, उनका सिर्फ उनका ये सवाल है कि क्या? कुछ लाख सीटें खाली हैं, उसकी भर्ती सरकार क्यों नहीं कर रही, और सर इनकी संस्था में भी लाख से ऊपर बेरोजगार है। मतलब बिल्कुल उसके ठीक, ऊपर तो एक मैं स्टेप ये ले कह रहा सकती हूँ है बिल्कुल सरकार। ठीक है, पर वो मामला तो कोर्ट में है ना सर, वो तो कोर्ट में है अभी। वो तो अब देखिए, अगर तो सर सरकार नई भर्तियां निकाल दे, नई कुछ लोग वैकेंसी गलत निकाल दे। तरीके से उसके अंदर आ गए, कम नंबरों वाले आ गए, पैसे दे के आ गए, करप्शन हुआ, गलत सर्टिफिकेट से आ गए, वो तो हमारे ही भाई बंद थे ना, और वो आ गए। अब देखो, सरकार तो आदमियों से ही बननी है। अगर सुधीर जी मंत्री होते तो शायद सुधीर जी भी यही करते कि भाई कोर्ट के वर्डिक्ट का फैसला आने दो, फिर करेंगे, और क्या चलो करें। चलो सुधीर जी, अब ये बताइए आपका अगला कदम क्या है? सर हम बिल्कुल कोर्ट में हैं, और जितने ये झूठ बोलने वाली सत्ता है, हम इसका तब जी तक बहुत कष्ट विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये जो कर सकते थे। सबसे कष्ट जी इसी बात का है, जब कोर्ट से लिबर्टी आगे आपको मिल गई है, पद भी आपके पास खाली थे, तो आप तो न करते पुराने। उसमें जो गलतियां हैं हम उसको भी जो है मिट्टी डालने के लिए तैयार हैं। बट आगे आप जो लिबर्टी थी उस पर पद भी खाली थे, आप क्या भर्ती नहीं कर सकते थे? पदों की ठीक। संख्या, बीएड टेट बेरोजगार जो थे वो कम थे, और पदों की संख्या बहुत अधिक थी। तो सिर्फ आपने 2011 से अब तक इन्होंने बीएड टीचर्स की भर्ती ही नहीं की, कोई नौकरी दी ही नहीं किसी को, या दी? सर हमारे बाद ही, तब तक हमारी एज क्रॉस हो गई। सर हम 15 साल कोर्ट में रहे, उसके बाद इनके पास 10 वर्ष अनगिनत मौके रहे, बट इन्होंने उनकी अनदेखी करके बाद में पद निकाले और हमारे पदों को भी इसमें शामिल कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जो शेष बचे पद हैं उनको आप जो है नया विज्ञापन करके और इनको मौका दें। जी तो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। जी गवर्नमेंट ने दिया नहीं मौका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। सर हम लोगों को मौका ही नहीं मिला, और जो हमारे क्लीन 15 ईयर्स थे वो कोर्ट में चले गए। हाँ, अच्छा, तो देखिए, अब अगर ये चलिए स्थिति है, अगर ये स्थिति है, तो
तो गलत है सुधीर जी। अगर जो आप कह रहे हैं वो सत्य है पूरा, क्योंकि मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ, हरियाणा के 1-2 केसेस को, टीचर्स के को जानता हूँ, जहाँ पे इस तरह की दिक्कतें थी और कोर्ट के माध्यम से जो लोग ओवर एज हो गए थे, उन सबको भी उसके अंदर उन्होंने अप्लाई करने का मौका दिया, उस समय को कंडोन किया, उनकी एज को बढ़ाया। तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो बाकी तो देखिए, कोर्ट में है मामला, हम भी कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकते, पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत ही हुआ, कोई अच्छा तो नहीं हुआ। सुधीर जी, आपकी संस्था में ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो उम्र पार कर गए हैं? कुछ अंदाजा बता सकते हैं? 75,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कितने? अपने एज को क्रॉस कर गए। कितने कितने? 75,000। 75,000। तो जी अब सर। वो क्या कर रहे हैं? सर, भारत का बेरोजगार कुछ ना कुछ तो करेगा। पढ़ा लिखा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई अपनी खेती करने लगा, कुछ ना कुछ तो जीविकोपार्जन के लिए सर करेगा। सरकार की तरफ से, प्रेजेंट की भाजपा सरकार की तरफ से उसको इतनी निराशा, सबसे बड़ा कष्ट ये हुआ कि मेरे ही धरने में आके बीच में बैठ के करके फिर हमारी अनदेखी करना और किसी भी प्रकार का हल नहीं निकाला। जब तक पहली मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम्हारे लिए प्राइमरी में नहीं होगा तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी है कि मैं जूनियर में जगह बना के दूं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी तरह ठगा गया। किसने कहा था ये? एक पूर्व सर उप मुख्यमंत्री थे और आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है उनका? माननीय मौर्य जी हैं। अच्छा, कौन? मौर्य जी। है? मौर्य जी। जी। मौर्य जी, अच्छा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? चलिए आखिर में बस अब ये सवाल पूछते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इस दौरान क्या किया? मैं सर एक विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। सुधीर जी, कभी आपने राजनीति में आने का नहीं सोचा? नहीं सर, मैं अपने भाई बहनों के साथ हूँ और नहीं एक तो बार इसमें नहीं, एक बात बताओ, इसमें बुराई क्या है? अगर मान लो हमें बदलना है गलतियों को, समाज को, तो उनके बीच में जाके लड़ना पड़ेगा। अब आप तो बाहर से तो लड़ाई कर रहे हैं इतने सालों से, और वो अच्छी बात है, पर उस सिस्टम के बीच में जाके ही ठीक करना पड़ेगा। इस सबको बाहर से तो होगा नहीं है, तो देख लिया आपने। सर, भारत का युवा वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग इतना जागृत है कि बिना उस गंदगी में जाए हुए उन सबको ठीक और दुरुस्त कर देगा। जी। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम तो चाहेंगे कि आप एक ऐसी पहल करें जो ना केवल पूरे देश के लिए एक बानगी बने, उदाहरण बने, बल्कि सरकार को भी अपनी सोच और कार्यशैली को बदलने में मजबूर होना पड़े। हम भी यही चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हम चाहेंगे कि आप अपनी संस्था के जितने भी बेरोजगार भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनको बोलें कि इस कार्यक्रम को देखें और इसको आगे बढ़ाएं और एक मजबूती से आगे अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है? धन्यवाद। ठीक है, चलिए, तो हम समाप्त करते हैं हमारे कार्यक्रम को और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि कृपया इस विषय पर वो गंभीरता से सोचें और कुछ निर्णय लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनके लिए दिल्ली हमेशा के लिए बहुत दूर हो जाए आने वाले चुनावों में। जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।